जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबेद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो क्लास है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास रहेगी। शारीरिक शिक्षा एवं योग का ये जो आपका माइनर या फिर मेजर सब्जेक्ट है उसको हम एक बहुत बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। अगर आप बीए बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर 4 सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो ये जो क्लास है प्रॉपर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रख करके हमने डिज़ाइन करी है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर इस क्लास को आपने देख लिया तो अकेले इसी क्लास से 10 से 15 नंबर जो हैं आपके पक्के हो जाएंगे। तो बिल्कुल लिखना स्टार्ट कर दें। और जिस विश्वास के साथ आप ये क्लास देख रहे हैं, आप देखना आपके विश्वास पे मैं भी खरा उतरूंगा, लेकिन आपको भी मेरे विश्वास पे खरा उतरना पड़ेगा। दोस्तों, आपको चीज़ों को सही ढंग से लिखना पड़ेगा और पूरे फोकस के साथ कंसंट्रेशन बनाने के साथ आपको ये वीडियो अंत तक देखनी पड़ेगी, तभी चीज़ें जो है क्लियर हो पाएंगी। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का प्रारूप किसको ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? तो अगर हम बात करें शारीरिक शिक्षा की प्रमुख औपचारिक शिक्षा का जो प्रारूप है वो क्रीड़ा और खेलों पर आधारित होता है, उसको ध्यान में रख करके हमें बनाना चाहिए। क्योंकि शारीरिक शिक्षा जो है कहीं ना कहीं अगर हम खेल के माध्यम से बच्चों को देते हैं तो वो इफ़ेक्टिव भी हो जाती है, रुचिपूर्ण भी लगती है और बच्चों की लगन भी उसमें लगती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा बोरिंग हो जाएंगी और बच्चे फिर उसमें रुचि नहीं लेंगे। दोस्तों, कुछ फैक्ट्स हम समझेंगे यहाँ से। पहला फैक्ट है 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई। आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लें कि भाई बता दो और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है उसकी शुरुआत कब हुई, तो आप कहेंगे सर 1991-92 में हुई। नेक्स्ट जो फैक्ट इसी से बनता है कि भाई साहब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पहले नाम था, अब क्या नाम है? तो भाई साहब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार अब नाम है। ये बदल दिया गया है। जी हाँ, कब बदला गया? तो 2021 में बदला गया। एग्जैक्ट डेट अगर आपसे पूछ लें तो बता देना 6 अगस्त 2021 को ये नाम बदला गया राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और अब वर्तमान में जो नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अब आप बताओ, जो ध्यानचंद जी हैं वो किस किस खेल के लिए जाने जाते हैं? देखो, मेजर ध्यानचंद भारत खेल जगत में हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। किसके खिलाड़ी रहे हैं? हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं। आप सबको पता होगा इनने कई बार ओलंपिक में पदक लाए हैं। किसमें? हॉकी में। ठीक है, अब बताओ कौन से पदक लाए? स्वर्ण पदक या रजत पदक? है ना। 4 नंबर का फैक्ट हम समझेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था उसका नाम जो बदला गया है वो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ठीक है, अब पहले क्वेश्चन से ही आपके 5 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन रहेगा, वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। अब आपको बताना है ये एरोबिक्स का है, स्पोर्ट्स के खेल का है, या फिर रिक्रिएशन मनोरंजन का है, या एक्सरसाइज का है। देखो, अगर हम बात करें राइट आंसर की तो ये रिक्रिएशन है ना, जिसको हमने अभी बताया था आपको कि ये क्रीड़ा या खेल से संबंधित चीज़ें इसमें होनी चाहिए, जिससे जो है शारीरिक विकास और मानसिक विकास भी होता रहे और खेल खेल में चीज़ें होती रहे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर रहेगा। लिखते हुए आप चलेंगे, है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप बस वीडियो देख रहे हैं, आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और लिखना चलो स्टार्ट करें। चलो लिखो। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा शारीरिक शिक्षा को एक नया रूप दिया गया है? तो ओलंपिक गोल्ड की जो भूख है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई, कि ओलंपिक में अगर हम जा रहे हैं तो एक खेलने की भावना से नहीं जाते हैं कि हम बस पार्टिसिपेट करेंगे, हम अपना बेस्ट देंगे, बाकी जो होगा, है ना। अब ऐसा थोड़ी ना है कि सभी बेस्ट कर जाएंगे सभी को गोल्ड मिल जाएगा। तो ये है कि आजकल लोगों को ओलंपिक गोल्ड की जो भूख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लोगों को ही नहीं, मैं बात कर रहा हूँ देशों की। ठीक है, तो उसकी वजह से लोग जो है सारे शिक्षा को एक नया नाम वो दे रहे हैं लोग। नेक्स्ट की बात करेंगे, प्रश्न नंबर 4, किस प्रक्रिया को अपनाकर हर किसी व्यक्ति को अलग किया और पहचाना जो है वो जा सकता है? तो ये सारी चीज़ें हैं आनुवंशिक लक्षण, है ना, जेनेटिक मटेरियल की बात होती है कहीं ना कहीं। और बात करें अगर तो इस सारी चीज़ों का इफेक्ट जो है पड़ता है माता पिता की, है ना। जो कहते हैं कि माता पिता जिस तरह से आचरण करते हैं, जिस तरह से व्यवहार करते हैं, जिस तरह से वो सारी चीज़ें, उनकी मानसिक स्थिति है, वो सब कहीं ना कहीं बच्चे पर इफेक्ट आता है। माता पिता का ही नहीं, बच्चे के दादा दादी का भी इफेक्ट आता है ना। आपको अगर पता होगा तो माता पिता के जो गुण हैं वो 1/2 ट्रांसफ़र होते हैं, दादा दादी के 1/3। उससे
फिर ऐसे ही परदादा दादी 1/4 ऐसे ट्रांसफ़र होते रहते हैं, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अंश कुछ ना कुछ ज़रूर आता है दोस्तों। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 का। देखो आपने एक पुरानी कहावत सुनी होगी, क्या डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर उसको वैसा ही एनवायरनमेंट दिया जाए ना, तो ये आनुवंशिक लक्षण के तौर पर देखा जाता है कि वो डॉक्टर बनेगा और एक सफल डॉक्टर बन सकता है। नंबर 5 क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय का जो आकार है वो लगभग होता है, कैसा होता है आपको बताना है। आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर, बड़े बादाम के बराबर, औसत आकार के सेब के बराबर, या फिर मुर्गी के अंडे के बराबर। दोस्तों अगर बात करें राइट आंसर की, तो आदमी का जो हृदय है वो लगभग आदमी की बंद मुट्ठी के बराबर होता है ना। अब हम कुछ फैक्ट यहाँ से जानेंगे। देखो, औसत हृदय 1 मिनट में 72 बार जो है वो धड़कता है। हृदय मस्तिष्क या शरीर के बिना भी कार्य कर सकता है। और हृदय का जो कार्य है वो क्या है? विभिन्न जगहों पर क्या ले जाना, बताओ? जो रक्त है उसको पहुंचाना और उसको रक्त को पंप करना, फिल्टर करना और ऑक्सीजन का संवहन करना। ठीक है। और जहाँ से लगता है कि ये जो रक्त है सही नहीं है, खुद शुद्ध रक्त यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो फेफड़ों को भेज देता है कि भाई आप जो है इसे पंप कर दो, है ना। फिर उसके बाद आप इसे साफ़ कर दो, उसके बाद हम इसे पंप कर देंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं हृदय के, आपने काम पता कर लिए हैं आपने। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लो पहली बार अगर चैनल पर विजिट किया है ना। मैराथन क्लास भी बहुत जल्द लेकर आएंगे। एक क्लास में पूरे सब्जेक्ट को जो है आपके कंप्लीट किया जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, शारीरिक शिक्षा का क्या लक्ष्य है? दोस्तों आपको बताना है शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य हैं वो यथार्थवाद, आदर्शवाद या फिर व्यवहारवाद की यहाँ पे बात आती है। ये शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य हो जाते हैं दोस्तों। अब हम आपको एक बात और बताएं। देखो आदर्शवाद, सबसे पहले यहाँ देखो, आदर्शवाद के जो जनक हैं वो प्लेटो साहब हैं। कौन है? प्लेटो साहब हैं। अब जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं अगर अपने गुरु का जो अनुसरण करते हैं, जैसा गुरु काम करते हैं लगभग वैसा ही बच्चे सीख लेते हैं, तो ये जो है आदर्शवाद के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। 7 नंबर का प्रश्न आपकी डिस्प्ले पे, किस उम्र तक बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है? दोस्तों 3 से 7 साल तक की अगर हम बात करें तो जो बच्चे का शारीरिक विकास है बहुत तेजी से होता है ना। अब आप बताओ इसको क्या कहते हैं, है ना। अब अगर आपको पता होगा, जीरो से, वैसे अगर देखा जाए 0 से 5 साल तक की जो एज है, 5 से 6 साल तक की एज को हम शैशवावस्था कहते हैं। ठीक है। और फिर 6 से लेके 12 साल तक की, 12 या 13 साल तक की एज को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था कहते हैं, है ना। और 12-13 साल से लेकर के कितने तक बताओ? 18-19 साल तक, है ना, इसको कहते हैं हम क्या? किशोर अवस्था कहते हैं, एडोलसेंस एज। फिर इसके बाद जो है बच्चा 18-19 से लेके जो है बच्चा फिर परिपक्व होने लगता है ना। फिर उसको क्या कहते हैं कि ये जो बच्चा है फिर वो धीरे धीरे प्रौढ़ता की तरफ चला जाता है। बहुत बढ़िया, फिर वयस्क बन जाता है बच्चा। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रश्न नंबर 8 की, कॉर्फ बॉल किनके द्वारा खेला जाता है? तो कॉर्फ बॉल एक गेम है जो केवल महिलाएं खेलती हैं। आपसे अगर ऑप्शन में पूछ लें कि केवल पुरुष खेलते हैं या महिलाएं पुरुष दोनों ही खेलते हैं, तो आप बता देना नहीं भाई, केवल महिलाएं इस गेम को खेलते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित खेल गतिविधियों में से किसको मदर स्पोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती है? तो भाई साहब हंटिंग जो है, शिकार करना, इसको मदर स्पोर्ट की संज्ञा नहीं दी जाती है। अब मदर स्पोर्ट की संज्ञा किसे दी जाती है गेम्स में? देख लो, एथलेटिक्स को दी जाती है, जिम्नास्टिक को दी जाती है, तैराकी को दी जाती है। ठीक है। 10 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बच्चे की वृद्धि और विकास को अवरुद्ध करने वाला सबसे गंभीर खतरा क्या है? भाई साहब कुपोषण है। सबसे ज़्यादा गंभीर खतरे की अगर मैं बात करूं तो यह है कुपोषण, है ना। इसीलिए कहते हैं कुपोषण का शिकार कोई भी हो सकता है। आप अगर अपने भोजन में संतुलित, देखो ऐसा नहीं है कि कुपोषण या पोषण का जो संबंध वो अमीरी या फिर गरीबी से है। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा रिच आप हैं और आप ऐसे भोजन का सेवन करते हैं जिसमें संतुलित आहार की मात्रा नहीं है, संतुलित आहार का अर्थ है मेरा पोषक तत्वों से संबंधित चीज़ें। जैसे आप अगर कोई भोजन कर रहे हैं, वो अगर संतुलित आहार नहीं है, उसमें पोषक तत्व एक जो प्रतिशतता में विद्यमान होते हैं वो अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप भी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। ठीक है। बार बार बाहर की चीज़ों का आप अगर सेवन करते हैं, घर का जो खाना है आप वो नहीं खाते हैं, या फिर अपने खाने में दही, दूध, पनीर ऐसी चीज़ों को शामिल नहीं करते हैं, तो फिर आप भी कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ ये हुआ कि गरीबी और अमीरी से पोषण या फिर कुपोषण का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। देखो बात वही है, अगर आपने कहीं पे पढ़ा हो या अगर आपको पता भी हो कि रोटी भाई बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है। कोई पचाने के लिए दौड़ता है तो फिर कोई कमाने के लिए दौड़ता है।
11 नंबर के प्रश्न की अगर बात करें आपकी स्क्रीन पर रहेगा, अरस्तु ने अत्यधिक महत्व पर रखा है किसे? सामाजिक पूर्णता को ज़्यादा महत्व दिया, बौद्धिकता को, मानसिक सुदृढ़ता को, या फिर खेल की भावना को? तो ने इंटेलेक्चुअल या फिर बौद्धिकता की मैं बात करूंगा तो उसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया है अरस्तु साहब ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अगर ओलंपिक खेलों के जो समारोह हैं के दौरान किस ध्वज को नहीं फहराया जाता है? तो विजेता देशों का जो ध्वज है उसको नहीं फहराते हैं। अब देखो, ओलंपिक से क्वेश्चन आने के चांस है, तो कुछ हम 4 से 5 फैक्ट के रूप में हम ओलंपिक को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो 776 बीसी, है ना, बीसी मतलब हुआ ईसा पूर्व, तब हुई थी ये शुरुआत। और ये जो है वो 776 ईसा पूर्व से शुरू होकर लगातार 12वीं शताब्दी तक खूब चले थे, है ना। उसके बाद जो है प्राचीन जो ओलंपिक खेलों पर जो रोमन सम्राट थियोडोसियस थे उनने प्रतिबंध लगा दिया था। और अगर आपसे पूछ ले कब लगाया था, तो 393 एडी लगाया था। ठीक है, 393 ईस्वी को लगाया था। ठीक, चलो बहुत बढ़िया। अब IOA, इसका मतलब है भारतीय ओलंपिक संघ में जो संख्या है सदस्यों की वो कितनी है? तो आप कहेंगे सर 10 संख्या है सदस्यों की। एक और याद रखेंगे, भारतीय ओलंपिक संघ IOA में कितने वाइस प्रेसिडेंट है? तो आप कहेंगे सर 8 वाइस प्रेसिडेंट है। कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 8 वाइस प्रेसिडेंट है। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। देखो ऐसे पूछेंगे नहीं, अब 2018 का क्या पूछेंगे, है ना, तो लिख लो, फिर भी देख लो। 2018 जो शीतकालीन ओलंपिक खेल हुआ था उनका जो मोटो था वो क्या था बताओ? उनका था पैशन कनेक्टेड। क्या था भाई? पैशन कनेक्टेड। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट जो हम समझेंगे यहाँ से, प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो अवधि है वो 6 दिन होती है। कितनी होती है भाई? प्राचीन खेलों की जो अवधि है वो 6 दिन होती है। इतना भी आप याद रखेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आप चीज़ें समझते हुए चल रहे हैं। अच्छा देखो, कुछ और हम आपको अगर फैक्ट बताएं तो जिम्नास्टिक की जो अधिकतर प्रमुख प्रणालियां हैं उनका जो आधार है उसकी बात करें तो स्कैंडिनेविया है। ठीक है, क्या है? स्कैंडिनेविया है। और अगर आप जानना चाहते हैं, बताओ ऐसी क्वेश्चन अगर पूछ लिया किसी ने कि किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था, तो आप उसका नाम बता देंगे भाई मुरलीकांत पेटकर। क्या नाम है? मुरलीकांत पेटकर साहब एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिसने पैरालंपिक खेलों में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जीता था, है ना। हो सकता है अगर आपसे पूछ लें तो आप बता देना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी सी और बता देते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की जो अवधि है वो कितनी होती है बताओ? तो अभी हमने आपको बताया भाई 6 दिन होती है ना। किन किन ओलंपिक खेलों का जो प्रसारण है जो पहली बार टेलीविज़न पर हुआ, कब हुआ था? तो अगर बात करें 1936 बर्लिन की बात है, तब ये पहली बार प्रसारण हुआ था टेलीविज़न पर, टीवी पे, है ना। अगर आपसे कोई पूछ ले किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने पहली बार पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था, तो आप उसका नाम बता देना, दीपा मलिक। क्या नाम बताएंगे? दीपा मलिक। एक और क्वेश्चन याद रख लेना, किस ओलंपिक खेलों में पहली बार डोप परीक्षण की शुरुआत की गई? तो आप कहेंगे सर 1968 मैक्सिको में जो है डोप परीक्षण की शुरुआत की गई। आप जानते हैं डोपिंग क्या होती है? बताओ डोप क्या होता है? डोपिंग होती है जैसे जो खिलाड़ी होते हैं ना वो नशा करके खेलते हैं या ऐसा कुछ कुछ एनर्जी बूस्टर वगैरह लेके काम करते हैं, इससे वो टायर्ड फील नहीं कर पाते हैं है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आती हैं उसी में कि ये चेक होना चाहिए इसका, है ना। नॉर्मल जो स्वस्थ इंसान है वैसे खेलना चाहिए सबको, खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। चलो नेक्स्ट बात करेंगे, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर रहेगा। एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है, तो भाई साहब जी डी सोंधी को जो है एशियाई खेलों के जनक के रूप में जाना जाता है। ये सब ओलंपिक हैं, जैसे मैं बात करूँ पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना, GD सोंधी। ठीक, नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने प्रधानमंत्री जी, वो ओलंपिक खेलों में नहीं है। नेक्स्ट बात करें 14 नंबर की, ओलंपिक गान की रचना किसने की थी? तो एंटीनो समारोंच ने जो है ओलंपिक गान की रचना की थी। जब वो पहले गान जो है स्टार्ट करते हैं उसका, जैसे हमारे भारत देश का, अपने प्यारे भारत का जो राष्ट्रीय गान है, ऐसे ही उनका भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, पैरालंपिक आंदोलन की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो किसे दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सर लुडिंग गटमन को। किसे? सर लुडिंग गटमन को। बात करेंगे प्रश्न नंबर 16 की, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस इवेंट के साथ होती है? तो भाई साहब रथ दौड़ के साथ जो है वो शुरुआत होती है। ठीक है, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में आपने 16 क्वेश्चन को कंप्लीट किया है। मुझे लगता है 16 क्वेश्चंस को ही कंप्लीट नहीं किया है आपने, कम से कम 40 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किए होंगे। बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हमने चीज़ों को समझाया है आपको, और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपके माइंड में सेट हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है या कोई चीज़ें हैं तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, अब समझो बात कुछ।
फिजिकल एजुकेशन योगा की 2 से 3 क्लास शायद अपलोड हैं, और ये आज की क्लास मिला के 3 क्लास या 4 क्लास के आसपास हो जाएगी, है ना। आप देख लेना सारी क्लासेस को, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक या फिर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। पाठ्यक्रम अगर आपको मैच करना है आपकी यूनिवर्सिटी से तो आप जरूर मैच कर लें, हमने पाठ्यक्रम भी डाला है, ठीक है। आप हमारे पाठ्यक्रम से मैच करें। फूड प्रोसेसिंग अगर आपका मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है तो उसकी भी क्लासेस बहुत अच्छे और एक उम्दा तरीके से आपको हम उपलब्ध करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर देखें, बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हमने काफ़ी सारी क्लासेस 4 से 5 क्लासेस उपलब्ध करवाई हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता, अगर आपका ये माइनर है तो इसकी भी क्लासेस हमने आपको उपलब्ध करवाई हैं, जरूर देख डालें, ठीक है। हिंदी साहित्य, हिंदी अनुवाद की अगर मैं बात करूं, अगर आप BA 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं, हिंदी अनुवाद है ना, हिंदी साहित्य की आप प्रतीक्षा कर रहे थे, देखो मैं बात बताऊं, अगर आपको BA 4th सेमेस्टर की जो बुक है हिंदी लिटरेचर की, उसका नाम है हिंदी अनुवाद, ठीक है। तो MCQ पेपर होने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, है ना। तो संपूर्ण डिटेल्स के साथ जो है MCQ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया था, जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने के, है ना, चांसेस वहाँ से बनेंगे। राजनीति विज्ञान BA 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए जो नाम है बुक का, पॉलिटिकल साइंस का पाश्चात्य राजनीति चिंतन, इसको भी बहुत अच्छे और एक बेहतरीन अंदाज में हमने समझाया है ना। आप जरूर देख डालें। बाकी लास्ट में एक बात और आपसे कहनी है जो मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ, अगर आप SSC CGL MTS CHSL UP पुलिस कांस्टेबल UP पैड या फिर किसी अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर आप तैयारी करते हैं तो एक और अपना परिवार है एम बस शिवम, है ना, सब्सक्राइब जरूर करें, इसे प्यार दें। और मैथ्स की क्लास जो है इसमें स्टार्ट हो गई है, बहुत जल्द सारी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे, है ना। पर आपकी जो है आपकी कमेंट की प्रतीक्षा है, आप बताएं ज़रूर कि क्लासेस कब से चाहते हैं, किस सब्जेक्ट की चाहते हैं। और मैथ की जो 3 से 4 क्लास यहाँ पे हैं, आप देखना वहाँ से आपकी एक भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। एक क्लास में एक टॉपिक को कंप्लीट कराया जाता है, आपको तो पता ही है मेरा काम कैसा रहता है। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास को लाइक जरूर कर दो अगर अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, है ना। और चैनल पर पहली बार अगर हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें, राष्ट्र हित में आपके लिए दिल से समर्पित हूँ दोस्तों, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, है ना। एक ही चीज़ तो चाहिए आपसे, ठीक है। लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों को, वो भी बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अगर आप किसी का भला करते हैं तो भगवान आपका भी भला करते हैं, है ना। तो वो भी परेशान हो रहे होंगे, उन्हें भी शेयर कर दो क्लास को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताना जरूर क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। हर हर महादेव।